नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन उतने ही विवादास्पद विचारक के बारे में बात करने वाले हैं, थॉमस कार्लाइल। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए इनके आइडियाज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके विचार आज भी उतनी ही बहस छेड़ते हैं जितने उस जमाने में छेड़ते थे। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं जो कार्लाइल की पूरी फिलॉसफी के सेंटर में है। जरा सोचिए, क्या हो अगर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसे हम आज की दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था मानते हैं, वो असल में एक बहुत बड़ी गलती हो, एक बीमारी की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई लोकतंत्र को बीमारी कैसे कह सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें पहले कार्लाइल की दुनिया में चलना होगा। हमें यह देखना होगा कि वो आखिर किस तरह के माहौल में लिख रहे थे जिसने उनके विचारों को इतना रैडिकल बना दिया। जरा साल 1848 को इमेजिन कीजिए। पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर सी आ गई थी, जिसे स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस कहा जाता था। हर तरफ अफरा तफरी थी। कार्लाइल के लिए ये जो चारों तरफ फैली अराजकता थी ना, ये एक सीधा सीधा सबूत थी कि उस वक्त की सारी सरकारें, चाहे वो राजशाही हों या संसद, सब पूरी तरह से फेल हो चुकी थीं। और इसी उथल पुथल को देखकर उन्होंने 1850 में अपने बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लैटर डे पैम्फलेट्स लिखे। तो कार्लाइल के हिसाब से इस पूरी गड़बड़ी की, इस अराजकता की असली जड़ क्या थी? उन्होंने इस टूटी फूटी दुनिया का एक बहुत ही सटीक और कह सकते हैं पावरफुल डायग्नोसिस किया। उन्होंने इस पूरी प्रॉब्लम को एक शब्द दिया, शम्स। ये शब्द याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शम्स का मतलब है खोखली, नकली संस्थाएं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ा सा ढोल हो जो बाहर से तो बड़ा शानदार दिखता है पर अंदर से एकदम खोखला। कार्लाइल का यही मानना था कि उनके समय की जो संस्थाएं थीं वो बिल्कुल वैसी बन गई थीं, अपनी असली ताकत और सच्चाई खो चुकी थी। और देखिए, इस एक लाइन में उन्होंने अपना पूरा गुस्सा और अपनी पूरी सोच डाल दी। वो कह रहे थे कि उनका समाज नैतिक रूप से दिवालिया हो चुका है, मतलब मॉरली बैंकरप्ट। और इसकी वजह क्या है? हर तरफ फैला हुआ पाखंड, दिखावा और इम्पोस्चर। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि राजा अब असली राजा नहीं रहे, पोप वो भी एक दिखावा है, और संसद तो सॉलम इम्पोस्टर्स हैं, यानी ऐसे गंभीर पाखंडी जो बस ताकतवर होने का नाटक कर रहे हैं पर असल में है नहीं। तो ठीक है, पुरानी व्यवस्था तो फेल हो गई। अब ज्यादातर लोग इसका हल किस में देख रहे थे? डेमोक्रेसी में। लेकिन कार्लाइल के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। ये स्लाइड उनकी सोच को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ आम सोच थी कि डेमोक्रेसी ही नाकाम राजशाही का इलाज है। दूसरी तरफ थे कार्लाइल, जो कह रहे थे कि डेमोक्रेसी तो खुद एक बीमारी है। ये ओपन किंगलेसनेस है, मतलब एक ऐसी हालत जहां कोई राजा, कोई सच्चा लीडर है ही नहीं, बस अराजकता है, एनार्की है। वोटिंग के आइडिया का तो उन्होंने मजाक ही उड़ा दिया। उनका सवाल था कि सिर्फ लोगों की गिनती करके, ये देख करके ज्यादा वोट किसे मिले, आप सच और गलत का फैसला कैसे कर सकते हैं? उनके लिए ये सिर्फ सिर गिनना था और कुछ नहीं। यहां तक कि उन्होंने उस समय के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग यानी अमेरिका, उसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सफलता डेमोक्रेसी की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वहां बहुत सारी खाली जमीन है और समस्याएं बहुत कम हैं। उन्होंने अमेरिका को क्या कहा? एनार्की प्लस स्ट्रीट कांस्टेबल, यानी अराजक था और उसे संभालने के लिए बस एक सड़क पर खड़ा सिपाही। अच्छा, तो अगर डेमोक्रेसी गलत है तो फिर सही क्या है? कार्लाइल ने इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी, एक रूपक के जरिए दिया जो आज भी बहुत मशहूर है। बस ये एक लाइन, ये उनके पूरे लीडरशिप के दर्शन को समझा देती है। एक जहाज वोटिंग करके केप हॉर्न को पार नहीं कर सकता। अब आपको बता दूं, केप हॉर्न दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक है। कार्लाइल का पॉइंट सिंपल था, जब जान पे बनाती है तो आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, एक काबिल कैप्टन चाहिए, ना कि क्रू मेंबर्स की वोटिंग। चलिए उनके स्तर को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक देश एक जहाज की तरह है जो खतरनाक लहरों का सामना कर रहा है। स्टेप 2, केप हॉर्न एक बड़ा संकट है, एक क्राइसिस। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, यहां वोटिंग किसी काम की नहीं है। जहाज पर बैठे लोग वोट करके तूफान की दिशा या समंदर की लहरों को नहीं बदल सकते। और स्टेप 4, अगर आप हकीकत को अनदेखा करके सिर्फ इस आधार पर फैसला लेते हैं कि क्या पॉपुलर है, तो नतीजा क्या होगा? जहाज का डूबना तय है। इसीलिए कार्लाइल कहते हैं कि एक देश को फैंटाज्म कैप्टन नहीं चाहिए, यानी ऐसा कैप्टन जो बस पॉपुलर वोट से चुना गया हो और हकीकत को ना समझता हो। देश को चाहिए एक रियल कैप्टन, एक हीरो जो समंदर को यानी हकीकत को समझता हो, जो प्रकृति के नियमों का पालन करे और जहाज को डूबने से बचाए। तो कार्लाइल का ये हीरो का आइडिया सुनने में तो बहुत दमदार लगता है ना, लेकिन इसकी विरासत, इसकी लेगेसी बहुत ही ज्यादा विवादास्पद रही है। देखिए, एक तरफ तो इसका पॉजिटिव असर भी हुआ।
उन्होंने चार्ल्स डिकेंस और जॉन रस्किन जैसे महान लेखकों को इंस्पायर किया कि वो औद्योगिक लालच और पैसे की पूजा की आलोचना करें। लेकिन इसका एक बहुत ही डार्क साइड भी है। डेमोक्रेसी को पूरी तरह से नकारना और एक सर्वशक्तिमान हीरो की मांग करना, इस विचार को बाद में 20वीं सदी में फांसीवादी विचारधाराओं ने अपना लिया, क्योंकि वो भी तो यही मानते थे कि देश को एक सुप्रीम लीडर की जरूरत है, जनता के नहीं। और हाँ, अगर आप किसी एग्जाम जैसे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कार्लाइल को हमेशा उनके सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल दुश्मन जॉन स्टुअर्ट मिल के साथ कंपेयर किया जाता है। ये विचारों का एक क्लासिक टकराव है, जहां कार्लाइल हीरो की पूजा और एरिस्टोक्रेसी ऑफ टैलेंट की बात करते थे, मतलब शासन सिर्फ सबसे काबिल लोगों के हाथ में हो। वहीं मिल व्यक्तिगत आज़ादी और डेमोक्रेसी के सबसे बड़े समर्थक थे, यानी उन सब चीज़ों के जिनसे कार्लाइल नफरत करते थे। तो अंत में हम इस एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, कार्लाइल का हीरो आखिर है कौन? क्या वो एक बुद्धिमान शासक है जो देश को बचाता है, या फिर एक ऐसे सर्वशक्तिमान तानाशाह का रास्ता खोलता है जो हर तरह की आज़ादी छीन लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बहुत मायने रखता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।